हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की, दैट इज डी ब्रोगलीज प्रिंसिपल। आइंस्टीन ने सबसे पहले ये बताया था कि लाइट डुअल नेचर रखती है, यानी कि ये वेव नेचर की फॉर्म में भी मूव कर सकती है और पार्टिकल नेचर की फॉर्म में भी मूव कर सकती है। बिल्कुल वैसे ही डी ब्रोगली ने अपनी हाइपोथेसिस दी कि लाइट की ही तरह सारे मटेरियल डुअल नेचर रख सकते हैं। वन नेचर इज पार्टिकल नेचर एंड वन नेचर इज वेव नेचर, and the wave associated with these particles are known as matter waves। तो ऐसी वेव जो पार्टिकल से रिलेट करती है उस वेव को मैटर वेव कहा जाता है, या जिसे डी ब्रोगली वेव कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज इक्वल टू h अपॉन p। किसी भी मैटर वेव की जो वेवलेंथ होती है उसको h अपॉन p से शो किया जाता है, या इसे हम h अपॉन m इंटू वी से शो कर सकते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि जो मोमेंटम है वो मास और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है। इस इक्वेशन को 1 नंबर को और 2 नंबर को, इस इक्वेशन को हम डी ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन को हम डी ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हम डी ब्रोगली इक्वेशंस कहते हैं। हालांकि हम इसको आगे ऑल्टर भी करेंगे। हम लोग समझ सकते हैं कि यहां पर लैम्डा है wavelength of matter wave, h Planck's constant, h is Planck's constant, जिसकी वैल्यू आप काफी बार यूज कर चुके हो पिछले वीडियोस में भी, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। और जो p है मोमेंटम है, P है मोमेंटम। हम जानते हैं कि मोमेंटम इज ऑल्सो गिवन बाय 2mE स्क्वायर रूट। अगर हमें किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी गिवन है E तो मैं उसके मोमेंटम को निकाल सकता हूं 2mE। कैसे निकाल सकता हूं? आप लोग जानते हैं P इज इक्वल टू mv, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। P स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू v स्क्वायर, m से डिवाइड कर देता हूं दोनों साइड में, और दोनों साइड में मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा हाफ mv स्क्वायर। और हाफ mv स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, राइट साइड में हाफ mv स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से मेरे पास एक्सप्रेशन आता है P इज इक्वल टू 2mE स्क्वायर रूट, 2mE स्क्वायर रूट। तो जहां जहां मोमेंटम की जरूरत पड़ती है वहां हम इसकी फॉर्मूले को √2mE लिख सकते हैं। तो जैसे ही इसकी वैल्यू में पुट करता हूं तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 2mE। इस तरह से मैं एक तीसरा एक्सप्रेशन भी बना पाया हूं, दैट इज डी ब्रोगली इक्वेशन। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अगर हम बात करें किसी चार्ज पार्टिकल की, और आप लोग जानते हैं कि अगर किसी पार्टिकल का चार्ज Q है और वो V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मूवमेंट कर रहा है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी दी जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी दी जाती है Q इंटू V फॉर्मूले से। उसकी काइनेटिक एनर्जी दी जाती है Q इंटू V फॉर्मूले से। तो मैं चाहूं तो इस काइनेटिक एनर्जी को चार्ज पार्टिकल के लिए फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन कर सकता हूं। इट मस्ट बी 2m, और E की जगह क्या ले रहा हूं मैं, Q इंटू V। E की जगह क्या ले रहा हूं, 2 इंटू Q इंटू V। इसको भी हम चाहें तो एक्सप्रेशन नंबर 4 बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालिए जो V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मूवमेंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं प्लांक्स कांस्टेंट फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है। मैं डायरेक्ट वोल्टेज से इन सब वेरिएबल्स को रिलेट कर सकता हूं। 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 m केस में ले रहा हूं, 2 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते ही हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और यह आपका आ गया V। जब इस पूरी कैलकुलेशन को हम सोल्व करते हैं तो एक फॉर्मूला आएगा बिना वेरिएबल्स का, दैट इज 12.27 अपॉन √V। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ हम इस छोटे से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं अगर वो V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मूवमेंट कर रहा हो। तो इसके लिए ये भी एक तरह से डी ब्रोगली एक्सप्रेशन का 5वां वर्जन है।
इलेक्ट्रॉन की तरह ही मैं प्रोटॉन की और अल्फा पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ भी फाइंड कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन का मास पता है तो मुझे प्रोटॉन का मास भी पता है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, दैट इज 0.286। अगर प्रोटॉन v वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मूवमेंट कर रहा है तो वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज गिवन बाय लैम्डा p इज इक्वल टू 0.286 अपॉन रूट पी। और अगर मैं यही फॉर्मूला अल्फा पार्टिकल के लिए लगाता हूं तो ये हो जाता है 0.101 अपॉन रूट वी। इन सभी फॉर्मूलाज में याद रखिएगा एक चीज, इन सभी फॉर्मूलाज में जो वेवलेंथ आएगी वो एंगस्ट्रॉम में आएगी। तो बेटर है कि यहां भी मैं लिख दूं लैम्डा इलेक्ट्रॉन एंगस्ट्रॉम में, लैम्डा प्रोटॉन एंगस्ट्रॉम में, और लैम्डा अल्फा पार्टिकल भी किस में आती है? एंगस्ट्रॉम में आती है। इस तरह से मेरे पास अगर चार्ज पार्टिकल है, चाहे इलेक्ट्रॉन है, चाहे प्रोटॉन है, चाहे अल्फा पार्टिकल है, अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया जाए जिससे वो मूवमेंट कर रहा है तो मैं बड़े आराम से उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड कर सकता हूं। चलिए अब हम बात करते हैं डी ब्रोगली प्रिंसिपल की इंपॉर्टेंस की। क्या इसका यूज हम डेली लाइफ में कर सकते हैं? क्या इसके यूज से हम कुछ इंपॉर्टेंट डिराइव कर सकते हैं? आइए इन सभी बातों की चर्चा करते हैं हम लोग। जहां तक डी ब्रोगली एक्सप्रेशन का सवाल है, मैं प्रैक्टिकल लेवल पर अगर आपको एक बात बताऊं, डी ब्रोगली प्रिंसिपल केवल और केवल फास्टली मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे ही एप्लीकेबल हैं। अगर मैं नॉर्मल डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट्स में इसको लगाने लग जाऊंगा तो उससे जो डी ब्रोगली वेवलेंथ आएगी वो उतनी सिग्निफिकेंट नहीं होगी, एग्जिस्टेबल नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया, फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ, फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ क्रिकेट बॉल, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ cricket ball of mass, cricket ball of mass 200 gram is moving with velocity of 100 meter per second, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। अगर क्रिकेट की एक बॉल एक सेकंड में 100 मीटर तक मूवमेंट करती है फेंकने पर, तो उससे एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेव की वेवलेंथ आपसे पूछिए। तो आइए जरा हम प्रैक्टिकली देखें। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। यहां पर मास किसका आएगा? बॉल का, और वेलोसिटी भी किसकी आएगी? बॉल की। आइए वैल्यू पुट करते हैं, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34। एमकेएस में ले रहा हूं तो मास एमकेएस में किस में लिया जाता है? किलोग्राम्स में। तो अगर इसका मास 200 ग्राम है तो बच्चों किलोग्राम में होगा 0.2, और वेलोसिटी आपको मीटर पर सेकंड में दी हुई है, इसको मैंने 100 कर दिया। तो एक तरह से 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाय 20। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आता है 3.31 इंटू 10 टू द पावर -35, और ये आया आपका मीटर में। अब इस वेवलेंथ को देख के आप मुझे बताइए, क्या ये वेवलेंथ एग्जिस्टेबल है? आप लोग कहेंगे सर हमें कैसे पता लगे एग्जिस्टेबल है कि नहीं है? आइए देखते हैं। आप लोगों ने सोलर स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है, आप सबने सोलर स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है। सोलर स्पेक्ट्रम के जो मेन रीजंस है मैं थोड़ा इंडिकेट करना चाह रहा हूं आपको। सोलर स्पेक्ट्रम के जो मेन रीजंस है उसको मैं इंडिकेट करना चाह रहा हूं। यहां आती है गामा रेज, यहां आता है एक्स रेज, ये आ गया आपका यूवी रेज, ये आपका विजिबल रीजन, ये आपका आ गया आईआर, ये एफएम, ये एएम, और लास्ट में आती है फार रेडियो वेव्स। आपको पता ही सोलर स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूं। तो इसकी जो वेवलेंथ स्टार्ट होती है वो होती है बेटे 10 टू द पावर -16 मीटर से, और फार रेडियो वेव्स की वेवलेंथ होती है अराउंड 10 टू द पावर 8 मीटर। और हमारी जो वेवलेंथ आ रही है क्रिकेट बॉल की वो आ रही है 10 टू द पावर -35, यानी कि वो वेवलेंथ एग्जिस्टेबल वेवलेंथ नहीं होती। इसलिए डी ब्रोगली प्रिंसिपल का यूज डोमेस्टिक ऑब्जेक्ट्स में,
नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपके सामने से कोई बाइक जा रही है स्पीड से, आपके सामने से कोई बुलेट जा रही है, आपके सामने कोई ट्रेन जा रही है, तो जितने भी फास्टली मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी वेलोसिटी और लाइट की रेंज की होती है, उन्हीं के लिए डी ब्रोगली प्रिंसिपल एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट देता है। नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट्स आप लोग आपके घर के आसपास देखते हैं उनके लिए डी ब्रोगली प्रिंसिपल एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं देता। उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल करवाया। आइए हम बात करें कि डी ब्रोगली प्रिंसिपल का यूज हम एटॉमिक थ्योरी में किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैं बात करूंगा मेरे सेकंड क्वेश्चन की, तो आइए देखें। आपसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ, फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, moving in first excited state of hydrogen atom, first excited state of hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में घूमते इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको निकालनी है। अब ये जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल वगैरह वगैरह, इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ सिग्निफिकेंट वैल्यू से आती है क्योंकि बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स हैं। और दूसरा, अगर मैं एटम में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की बात करता हूं तो मेरे दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन एक बहुत हल्का पार्टिकल है, और दूसरा इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट की रेंज में आ जाती है। तो अगर किसी भी पार्टिकल में या फास्टली मूविंग पार्टिकल में ये दो प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, एक तो उसका मास बहुत कम होगा और एक उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट की रेंज में आ जाएगी, उस केस में आपका जो डी ब्रोगली प्रिंसिपल है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रिजल्ट देता है। आइए हम निकाल के देखते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से सोल्व कर सकता हूं। पहला तरीका, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। या आपने देखा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ 2m QV। आपने देखा कि मैंने इसको इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत सिंपल कर दिया था, या तो आप लिख दीजिए इतना एंगस्ट्रॉम, और आपको पता है इसको अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो अराउंड 150 आता है, तो रूट के अंदर इंक्लूड कर देते हैं तो 150 होता है। तो ये एंगस्ट्रॉम में किसी भी घूमते इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का फॉर्मूला है। अब मुझे चाहिए इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में घूम रहा है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी के बराबर होती है, आपने पढ़ लिया बोर थ्योरी के अंदर, और टोटल एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर तो है लेकिन साइन उल्टे हैं। तो अगर मैं कहूं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर काइनेटिक एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये 3.4 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मूवमेंट कर रहा है? इस पॉइंट को समझिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन जितने वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मूवमेंट कर रहा होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी उतने ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मूवमेंट कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी EV, E इंटू वी, और V हो गया 1 तो उसकी काइनेटिक एनर्जी E के बराबर हो जाएगी। तो जितने ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, अगर मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन 2 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मूवमेंट कर रहा है तो मैं कहूंगा उसकी काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर वो 3 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मूवमेंट कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब मैं उल्टा चल रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के काइनेटिक एनर्जी से मूवमेंट कर रहा है तो किस पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर मूवमेंट कर रहा होगा? 3 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर मूवमेंट कर रहा होगा। तो हम क्या बोलते हैं कि जब भी आपको काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे देगा तो ऑटोमेटिकली ये V वोल्ट भी 3.4 के बराबर होगी। जो भी इलेक्ट्रॉन 3.4 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मूवमेंट करता है उसकी काइनेटिक एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो उल्टा अगर चलूंगा तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो किस पोटेंशियल से मूवमेंट कर रहा होगा? 3.4 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मूवमेंट कर रहा होगा। तो यहां पर मैं इसको सोल्व कर रहा हूं 12.27 अपॉन 3.4। जब इसको हम डिवाइड करते हैं या पहले रूट लेते हैं,
ये रूट आता है अराउंड 1.84, और जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 6.66 एंगस्ट्रॉम के बराबर इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ आती है। तो जिन स्टूडेंट्स को पोटेंशियल डिफरेंस और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप आता है वो तो आराम से इसे सोल्व कर सकते हैं। उनको पता है कि अगर 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा, 3.4 वोल्ट का। लेकिन जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता उन स्टूडेंट्स के लिए भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आइए, तो मैं एक टिपिकल तरीका यूज करता हूं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि कोई भी पार्टिकल अगर m वेलोसिटी का m मास का v वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है तो हम निकाल सकते हैं। आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है, सेकंड में, क्योंकि आपको दी गई है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और आपको तो वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आता है 2.18 इंटू 10⁶ z/n मीटर पर सेकंड। अब अगर मैं सेकंड सेल में घूमते इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालना चाहूं तो वो हो जाएगा z हाइड्रोजन है, सेकंड सेल है तो 2 हो गया मीटर पर सेकंड। 2 से इसको कट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी 1.09 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। और अगर मैं इस वेलोसिटी को यहां पुट करता हूं इलेक्ट्रॉन के लिए तो लैम्डा आ जाएगा 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 एंड वेलोसिटी, याद रखना यहाँ पे वेलोसिटी है, वोल्टेज नहीं है, वेलोसिटी 1.09 इंटू 10⁶ इंटू 10⁶। इसको भी जब आप पूरा सोल्व करेंगे तो ये भी आपका अराउंड 6.66 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं कि हम इस तरह से सेकंड मेथड के थ्रू भी, ये आपका सेकंड मेथड हो गया, ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया, इन दोनों मेथड से मैं डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल सकता हूं इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। मैंने इसको तीसरी तरह से भी सोचा कि हम एक तरह से और भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आप लोगों ने एक बोहर थ्योरी में एक फॉर्मूला सीखा हुआ है mvr = nh/2π, कि किसी घूमते इलेक्ट्रॉन का, किसी ऑर्बिट में घूमते इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम nh/2π से गिवन है। तो क्या मैं उस इलेक्ट्रॉन के लिए mv की वैल्यू nh/2π r लिख सकता हूं? और अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो लैम्डा h/mv की जगह पर लैम्डा h/nh/2πr हो सकता है। तो n क्या लेना है, कौन सा ऑर्बिट में घूम रहा है, सेकंड ऑर्बिट में, तो n की वैल्यू 2 लेंगे। r कौन से ऑर्बिट की रेडियस निकालेंगे, r2 की। तो क्या मैं इसको इजी कर सकता हूं, n का मतलब 2, तो बेटे ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू 2 है, तो मेरा आंसर आ गया h और h कैंसिल हो गए, तो कितना इजी हो गया, मेरा आंसर आ गया πr2। और अगर मैं इसको सोल्व करता हूं 3.14 इंटू 0.529 n²/z, पता लग रहा है आपको ना। तो ये तो पाई की वैल्यू पुट की है, और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है 0.529 n²/z इन एंगस्ट्रॉम, और n की वैल्यू 2 है। तो मेरे को अगर सोल्व करना हो तो 3.14 इंटू 0.53 कर देता हूं अप्रोक्सीमेटली इंटू 4, तो इसको भी सोल्व करेंगे तो ये अराउंड 6.6 एंगस्ट्रॉम के आता है। तो हम चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं लैम्डा, इस तरीके से भी कर सकते हैं, और इस थर्ड तरीके से भी हम इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ या लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इतनी चीजें आपको डी ब्रोगली प्रिंसिपल के अंदर सीखनी है। चलिए, अब डी ब्रोगली प्रिंसिपल की सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। डी ब्रोगली प्रिंसिपल की सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि डी ब्रोगली प्रिंसिपल से बोहर के nh/2πm वाले प्रिंसिपल को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डी ब्रोगली प्रिंसिपल से हम क्या यूज कर रहे हैं, बोहर के पोस्टुलेट को चेक कर रहे हैं, बोहर के पोस्टुलेट को चेक कर रहे हैं। बोहर का पोस्टुलेट है कि किसी भी ऑर्बिट में घूमते इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम nh/2π से गिवन है। तो अगर मैं डी ब्रोगली प्रिंसिपल से इसको यूज करूं तो मैं कैसे कर सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा होता है तो डी ब्रोगली ने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट ओनली व्हेन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट इज
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या बोला उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में तभी घूम सकता है जब उस ऑर्बिट की सरकमफ्रेंस इंटीग्रल मल्टीपल हो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का। तो ये इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ है, और जिस भी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उस ऑर्बिट की जो सरकमफ्रेंस है वो उसके डी ब्रोगली वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल होने चाहिए। यानी कि अगर मैं कहता हूं फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो 2πr1 इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा। अगर वो सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है तो 2πr2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। अगर वो थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है तो 2πr3 इज इक्वल टू 3 लैम्डा। इसको हम प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है और ये थर्ड ऑर्बिट है। तो थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन तभी घूम सकता है जब थर्ड ऑर्बिट में पूरी 3 वेवलेंथ इसकी आ जाती है। तो हम क्या बोल सकते हैं? 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली प्रिंसिपल। अगर मैं इसको अप्लाई करूं यहां पर डी ब्रोगली वेवलेंथ को, तो जैसे कि उन्होंने बोला 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूं n h अपॉन mv। तो अगर मैं रीशफल करूं इसको तो हो जाएगा mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। इस तरह से मैं डी ब्रोगली प्रिंसिपल से किसकी हाइपोथेसिस को प्रूव कर रहा हूं? बोहर की हाइपोथेसिस को प्रूव कर रहा हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट है कि ये दोनों बातें एकदम सही हैं मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए किसी भी ऑर्बिट के अंदर। तो इतनी चीजें हमने सीखनी है डी ब्रोगली प्रिंसिपल के अंदर। थैंक यू सो मच।